सो हेलो एवरीवन, आप लोगों को तो याद ही होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल टू लिया था जिसको हमने विदाउट बाकी कुछ दिमाग लगाया हमने बेसिक अकाउंटिंग किया था उसमें, दैट इज जो हम नॉर्मली करते थे चार्ज टू एसेट के केस में। आज हम उसी सम को वापस सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को घर पे होमवर्क दिया गया था कि आप उस सम को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड के अनुसार सॉल्व करें। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड को हम दूसरा नाम देते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। हम उसको और एक नाम भी देते हैं, वो नाम क्या है? विदाउट, क्या नाम था उसका दूसरा वाला? बोलना जल्दी। विदाउट द इन विच द मेथड इन विच द डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड टू एसेट। आप एसेट को चार्ज नहीं करते डिप्रिसिएशन, राइट? तो लेट्स क्विकली गो टू द पॉइंट। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था? एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर आपको याद होगा, और हम बी पार्ट में आए हैं इसमें। इजंट इट सो? अभी जो एग्जाम्पल नंबर 2 जो था, जिसका बी पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, इसमें आप लोगों को एज यूजुअल पहले क्या पास करनी है? जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज इनिशियल ईयर की सेम रहेगी और लास्ट ईयर की वापस चेंज होंगी। तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी? दिस इज गोइंग टू बी द वेरी डैम इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर अस। और उसके साथ साथ जर्नल एंट्रीज के साथ अकाउंटिंग जो आप लोगों ने करना चाहिए था, वो आपने जो घर पे किया होगा, वो किस तरह किया जाएगा, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुद्दा रहेगा डिस्कस करने के लिए, राइट? अकाउंट में आप लोगों को भी पता, आपने जो पहला अकाउंट बनाया होगा वो कौन सा अकाउंट बनाया था? मशीनरी अकाउंट बनाया। मशीनरी अकाउंट के बाद आपने और एक कौन सा अकाउंट बनाया रहेगा? बता जल्दी। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मैं ये केस में फिलहाल के लिए यहाँ पर वो वाला अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, डिप्रिसिएशन वाला जो आपने बनाया रहेगा वो बहुत ही सिंपल अकाउंट है और सिमिलर है जैसा हमने कल के लेक्चर में पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं 2 अकाउंट बना रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, राइट? तो जब एंट्री शुरू करें क्विकली। सो बेटा आपने सबसे पहले एंट्री पास की होगी 1 जनवरी 2014 को एसेट बाय करने की सेम। अब बोलो मतलब बी मेथड में यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड चल रहा है, बट देखो 2 चीजों में फर्क नहीं पड़ता। कौन सी 2 चीजों में? डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, एसएलएम मेथड से ही चल रहे हैं। तो कोई भी अकाउंटिंग की कोई भी मेथड फॉलो कर, वैल्यूएशन जो था वो तो तूने डिप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड से किया है। और जब तू रिकॉर्ड करने आएगा तो रिकॉर्ड करने के लिए पहले तो कौन सा क्या करेगा? डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा। उसके पहले एसेट बाइंग की एंट्री सेम रहती है। तो तेरी एंट्री आ गई एज यूजुअल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का एसेट खरीदा था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 3,50,000। डन। उसके बाद आप लोगों को पता होगा, आपने एसेट में जाके इम्पैक्ट ले लिया रहेगा। तो 1 जनवरी 2014 को डेबिट में आ गया टू बैंक और अमाउंट कॉलम में तूने लिख दिया 3,50,000। सिंपल था। फिर ईयर एंड में क्या हुआ तेरा? डिप्रिसिएशन आया। तो ईयर एंड कब था तेरा? 31 दिसंबर 2014 आया। इस साल में कोई एसेट हमने खरीदा नहीं था। फर्क क्या होता है? आज तक तुम क्या करते थे? डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते थे और क्रेडिट मशीनरी को करते थे। यहाँ पे क्रेडिट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का आता है। क्या? आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट? और वैल्यू जो आ गई हमारे डिप्रिसिएशन की वो कितनी आ गई? 35। मैं फास्ट जा रहा हूँ, अज्यूमिंग कि आपने घर पे ही सब सॉल्व किया होगा, राइट? क्विकली आ जाए। अब फर्क क्या पड़ा? अब डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे तो डिप्रिसिएशन के डेबिट में जाके टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखोगे और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की क्रेडिट में जाके 31 दिसंबर 2014 को क्या आएगा यहाँ पर? बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बोल के आप अमाउंट लिखोगे और अमाउंट कितनी लिखोगे यहाँ पर? 35,000। ये समझता है सबको, राइट? सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी एवरी ईयर, राइट? और फिर लास्ट एंट्री जो जर्नल एंट्री आपने पास की रहेगी वो एज यूजुअल इसी हर साल वाली 31 दिसंबर 2014 को जो आपने पास की होगी वो वही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अमाउंट वाज 3,50,000 का 10%, 35,000 आपने डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के उसको राइट ऑफ कर दिया होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट पहले मेथड में जैसा बना था वैसे ही बनेगा, पूरा सेम, राइट? क्या सिर्फ फर्क क्या आता है उसके अंदर?
जहाँ जहाँ मशीनरी का नाम आता था पहले वहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट में नाम दिखेगा, क्योंकि एंट्री में पहले डेप्रिसिएशन डेबिट करके क्रेडिट मशीनरी होता था, अभी डेप्रिसिएशन डेबिट होकर क्रेडिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा। डन, तो आपने क्लोज कर दिया है, तो वो अकाउंट क्लोज हो गया। अब अपन इसको बैलेंसिंग करेंगे। तो जब मैं इसको बैलेंसिंग करूंगा इसको, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2014 को क्रेडिट में जब आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट कितनी आएगी 3,50,000। और यही अगले साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहकर आ जाएगी 2 लाख। अब जो ये प्रोविजन अकाउंट है ये भी हमारा बैलेंस दिखाएगा, और इसके क्रेडिट साइड का अमाउंट है तो बैलेंस डेबिट साइड में दिखाएगा। 31 दिसंबर 2014 को ये दिखाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 35,000, और 1 जनवरी 2015 को ये क्रेडिट में दिखाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35। ये ऑलरेडी मैं पहले एग्जांपल में समझा चुका हूँ प्रोविजन मेथड किस तरीके से फॉलो किया। आई होप एवरीवन रिमेंबर। ये हो गया मेरा पहला साल खत्म। पहले साल में मैंने क्या किया, असेट खरीदा, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की, पर वो असेट को चार्ज नहीं हुआ, वो प्रोविजन अकाउंट को जमा हुआ। और डेप्रिसिएशन तो कुछ दिन का मेहमान था, तुम तो ठहरे परदेसी है, वो क्या हो गया, चला गया, क्लोज हो गया। किधर ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बट ये दोनों अकाउंट अभी भी जिंदा है। असेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में आया। ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आया। तो मेरे साथ ही यहाँ बेटा तो दूसरे साल में आया, दूसरे आपको लग रहा मेन मजा इस समय कब आएगा, थर्ड ईयर ऑफ सेल में। मेन हमको समझना सेल की ही एंट्री है, कि सेल करते वक्त की जो एंट्री थी वो आप नॉर्मल मेथड जहाँ पर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज टू असेट करते थे उसमें सेल की एंट्री करना आसान था, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था। प्रोविजन भी पहले भी पढ़ा था, बट उतना याद नहीं रहेगा। तो प्रोविजन में मेन हमें समझना है सेल की एंट्री का। तो I'm eagerly waiting to come to the year number 3, but पहले year number 2 फटाक से कर लेते हैं। year number 2 में आपको पता है 1 अप्रैल था, अगर आपको याद रहेगा 1 अप्रैल 2015 को हमने क्या करा, असेट खरीदा, वापस एंट्री आ गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक का। डन क्या? और मशीनरी टू बैंक जो आ गया हमारी एंट्री, कितने का असेट खरीदा था हमने 1 लाख। मैं वापस चला गया मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल 2015 को डेबिट में लिख दिया टू बैंक, अमाउंट कितनी लिख दी मैंने 1 लाख। मानता है तो ये माना, ये समझा। फिर उसके बाद आगे का सिलसिला नॉर्मल सा, फिर आ गया तो ईयर एंड में, क्योंकि इस साल में सिर्फ असेट खरीदा था, तो आ गया 31 दिसंबर 15 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है? अब जब तूने इस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की बारी आई थी, तूने इस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते वक्त चार कैलकुलेट करते वक्त याद आ रहा है कितना कैलकुलेट किया था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था अगले साल 42,500, राइट ना? क्योंकि 35,000 जो पिछले साल हुआ था वो तो हुआ ही था, और इसमें 7,500 नया साइड का बढ़ गया था, 42,500 डेप्रिसिएशन था। तो आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे। आई होप सबने घर पे ट्राई किया होगा ऐसे 42,500, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा रहेगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2015 को क्रेडिट हुआ रहेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 42,500। क्लियर? जर्नल एंट्री में तो अगले साल वही हुआ रहेगा, वापस आपका 31 दिसंबर 2015 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 42,500 कहाँ ट्रांसफर हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बट जब मैं असेट अकाउंट में आया तो असेट अकाउंट को जब मैंने क्लोज किया तो 31 दिसंबर 2015 को इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया 4,50,000। आई होप सबको पता है, यही तो खास बात है इस मेथड की। क्या खास बात है इस मेथड में? असेट हमेशा, इस मेथड ऑफ अकाउंटिंग में असेट हमेशा किस पे दिखता है? उसके ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी असेट की? 4,50,000। वो कितने पे दिखेगा? 4,50,000 पे ही दिखेगा। डेप्रिसिएशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आगे उसी साल में जिस साल के हम रुके थे, फर्स्ट क्या है अप्रैल 2016 है क्या?
नहीं, जैन है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। सम काफी बार आपको कैलेंडर ईयर के दिए जाते हैं, हमें आदत फाइनेंशियल ईयर की होती है। 1 Jan 16 को यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आया? 4,50,000। बट बात उधर नहीं खत्म होती, बात इधर भी है बेटा। इधर मेन मजेदार बात है, इधर मेन पॉइंट है। तो 35 प्लस 42 करेगा, क्योंकि इस मेथड में डिप्रिसिएशन क्या होता जाता है? एक्यूमुलेट। तो कितना होता है? 77,500। ये कब की बात हो रही है? 31 दिसंबर 2015 की। ये क्या बन गया तेरा? टू बैलेंस कैरीड डाउन, समझता है क्या? और ये 1 Jan 16 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखेगा कितना? 77,500। ये कितने में दिख रहा है? 4,50,000। अगर आप 2 मिनट के लिए चेक करेंगे तो 31 दिसंबर 2015 मतलब ही 1 Jan 2016। I repeat, whatever balance is on 31st December 15, the same balance is on 1st Jan 16। तो आप 2 मिनट चेक करेंगे, 1 Jan 16 मतलब 31 दिसंबर 15 को असेट का कॉस्ट 4,50,000 है और उस पे डेप्रिसिएशन कितना जमा है? 77,500। इफ यू चेक आउट, आपको 3,72,500 मिलेगा, जो उस मेथड में आपका बैलेंस एसेट का दिखा रहा था उस दिन का। आई होप इधर तक सबको क्लियर है। आई होप एवरीवन इज विद मी बाय दिस पॉइंट। इधर तक सबने एंट्रीज पास की होंगी, ये किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो उसको पॉज करके इमीडिएटली रिकॉर्ड कर ले, इमीडिएटली अपडेट कर ले। डन? पक्का? बढ़ूं आगे? चले। अब मैं मोर ओवर जो इंटरेस्टेड हूं बेटा, जैसे मैंने आपको कहा, मैं कौन से ईयर में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं? ईयर ऑफ सेल में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। क्यों मैं ईयर ऑफ सेल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं? क्योंकि मेन मजा, मेन लॉजिक, मेन पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो तेरे को लास्ट ईयर में मिलेगा। डन? देखिए बड़ा अच्छा, ईयर ऑफ सेल पे आ जाए क्विकली। ईयर ऑफ सेल की जर्नल एंट्री भी इंपॉर्टेंट है और लेजर भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं क्या करूंगा, अभी जब हम पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपको पहले कह दूं, मैं ईयर ऑफ सेल का है ना, जर्नल बाद में आता है, उसको जर्नल पे बात करूँ। जर्नल की गड़बड़ में मत पढ़, पहले मैं लेजर का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर आऊँगा। क्या तू मेरे साथ? पक्का? चलो पहली एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अब देखो जो ईयर ऑफ सेल है उसमें 1 जुलाई 2016 की बात है, जब तूने असेट बेचा। तो एक चीज फिक्स है, जब तू असेट बेचेगा तो असेट बेचने की तू एंट्री करेगा। तो मैंने असेट बेचने की एंट्री कर दी, राइट? असेट बेचने के एंट्री के पहले मुझे कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? उसके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी। ये बेसिक है। तो मैंने पहले 1 Jan 2016 से 1 जुलाई 2016 जो 6 महीना ये एसेट यूज हुआ था तब तक का डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी। बट भूलियो मत, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा बट क्रेडिट हमेशा क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। 2 मिनट के लिए इसकी पोस्टिंग भी कर लेता हूं। 1 जुलाई 2016 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में जाके लिख दिया मैंने बाय डेप्रिसिएशन और अमाउंट यहां पे लिख दी 10,000। अब मैं यहां पे कुछ बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहूंगा, समझ दो मिनट में। मैं क्या बोलूं, आराम से सुन, आराम से। जब तू जिंदगी में एसेट बेचता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ फिर अकाउंटिंग पे आते हैं। जब तू जिंदगी में एसेट बेचता है, मैंने तेरे को कहा था तू 3 काम करता है, 3 चीजों की एंट्री करता है बेटा। पहली एंट्री तू करता है डेप्रिसिएशन की, उस एसेट की डेट ऑफ सेल तक एसेट को डेप्रिशिएट करने का। दूसरी एंट्री तू करता है किस चीज की? डेप्रिसिएशन के बाद सेल करके पैसा मिलने की। और बेटा तीसरी एंट्री किस चीज की करता है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उस चीज की एंट्री। डन? ये तेरा बेसिक काम है, सब करते हैं, ये सबको समझता है ये चीज, पक्का वाला। बढ़ू मैं आगे? डन एकदम। तो ये 3 एंट्री, 3 चीजों की हमेशा अकाउंटिंग करता है। जब तू क्या करता है बेटा, जब तू क्या करता है, वापस आ जा, एसेट सेल करता है। ये 3 एंट्री उधर होती थी, उधर मतलब किधर? चार्ज टू एसेट में। जब तू प्रोविजन मेथड में आ गया है बेटा, तू एसेट अगर बेच रहा है और तू अकाउंटिंग करते हो, कौन सी मेथड से अकाउंटिंग कर रहा है? प्रोविजन मेथड से। माहौल समझ, सिचुएशन क्या है? मैं आज एसेट बेच रहा हूं। देखो कुछ भी कर दो, अकाउंटिंग कैसे भी कर, मुद्दा बहुत सिंपल है।
एसेट जिस दिन तू बेच रहा था उस दिन 1,50,000 की वैल्यू का था, तूने बेच तक 1,10,000 में बेचा, 40,000 रुपए का तेरे को नुकसान हुआ। अकाउंटिंग बात की बात है, बट प्रैक्टिकली ये लॉजिक है। अब इसको सिर्फ रिकॉर्ड कैसे करना है ये बदल रहा है। तो पहली मेथड में जब तू एसेट बेचने की एंट्रीज करता था तो 3 एंट्रीज करता था, अब जब तू एसेट बेचने की एंट्री करेगा तो 4 एंट्री करेगा, एक एंट्री बढ़ेगी। वो जो 3 एंट्री पहले जो हुई थी वो तो होंगी, एक एक्स्ट्रा एंट्री तेरे को करनी पड़ेगी इफ यू आर सेलिंग द एसेट अंडर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। क्या वो एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी वो समझ। बेटा आज अगर तू एसेट बेच रहा है, आज अगर तू एसेट को सेल कर रहा है, एक चीज समझ 2 मिनट के लिए, प्रॉब्लम ये है ये जो 4.5 लाख रुपए का एसेट है जिसमें पहली मशीनरी और दूसरी दोनों इंक्लूडेड है, उसमें पहली मशीनरी का तूने पार्ट बेचा है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 लाख। इसके अंदर कितने में छुपा है 2 लाख। प्रॉब्लम क्या है इसमें वो एसेट 2 लाख पे क्यों रिकॉर्डेड है, क्योंकि आज तक तूने डिप्रिसिएशन एसेट को चार्ज नहीं किया, इसलिए आज तक एसेट हमेशा किस पे दिखता रहा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसीलिए ये जो वैल्यू है टोटल 4,50,000, ये आज तक जितनी भी मशीनरीज मेरे पास पड़ी है उन सबका हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और ये जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पर 77,500, ये क्या है, जितनी भी मशीनरीज है उन तक का आज तक का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू में क्या छुपा हुआ है, टोटल डिप्रिसिएशन आज तक का सेट का 77,500 में, आज तक मैं 1 जन की बात कर रहा हूं, और 1 जन को मेरे पास जो मशीनरी पड़ा है उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है 4,50,000। क्लियर है? अब मुझे इस एसेट को बेचना है। एक फंडामेंटल पॉइंट समझ ले अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तू एसेट बेचेगा, जब तू एसेट बेचेगा, एसेट किताबों में से, बुक्स ऑफ अकाउंट में से नील हो जाएगा, म्हणजे 0 हो जाएगा। अब मैं उसको क्या कहता हूं, जब तू एसेट बेचेगा तुझे एसेट का नामो निशान हटा देना है। आई रिपीट, अगर तू एसेट बेच रहा है तो तुझे उसका नामो निशान हटा देना है। क्यों? क्योंकि अब वो एसेट तेरे बिजनेस में हेंसफोर्थ रहने वाला नहीं है। बट जब तू चार्ज टू एसेट मेथड में था तो तू एसेट को रिकॉर्ड, एसेट अकाउंट होता था और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट होता था। डिप्रिसिएशन तो एक परदेसी था, तो रहता था, चला जाता था, एक ही साल में हम खुद उसको खत्म कर देते थे। एसेट अकाउंट चला आता था, और जब हम बेचते थे तो हम एसेट को क्रेडिट करके, क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट करके हम उस एसेट का नामो निशान हटा देते थे, एसेट को बुक्स में से कैंसिल कर देते थे बाय पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्रीज। राइट? तो फिजिकली एसेट तो जा चुका है, किताबों में से भी एसेट को जाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में से भी एसेट को कैंसिल करना पड़ेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से एसेट को कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट उतनी ही वैल्यू से कर देते थे जितने से डेबिट में था, खत्म कर देते थे। क्लियर है? पर वहां पर एसेट सिर्फ एसेट अकाउंट में होता था। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है, एसेट जो इधर दिख रहा है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट दिख रहा है, तो जो मैं एसेट बेच रहा हूं, बेटा जो मैं एसेट बेच रहा हूं वो एसेट इधर भी रिप्रेजेंट हो रहा है एसेट अकाउंट के अंदर, और उसके ऊपर का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में भी रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या तू मेरी बात समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो एसेट जो तू बेच रहा है उस एसेट का वैल्यू, उस एसेट का कॉस्ट किधर दिख रहा है एसेट अकाउंट में, और उसके ऊपर का आज तक का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में दिख रहा है। पहले क्या होता था, एसेट वाज रिप्रेजेंटेड इन आवर बुक्स इन ओनली एसेट अकाउंट, नाउ एसेट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन आवर बुक्स इन एसेट अकाउंट एज वेल एज प्रोविजन अकाउंट आल्सो, क्योंकि उसका नामो निशान अभी भी इस बुक्स में है कहीं पे एसेट में, और थोड़ा अमाउंट उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन प्रोविजन। तो आज अगर वो एसेट बेच रहा हूं मैं, तो उस एसेट को बेचते वक्त मुझे उसका नामो निशान हटाना है, तो उस एसेट को भी हटाना पड़ेगा, और उस एसेट के ऊपर का आज तक का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी तो हटाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी कैंसिल करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? पक्का वाला? क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, सुन पहले। वहां पर मैं क्या करता था, पहले सीक्वेंस क्या होता था वहां पर, पहले आई होप समझता है वहां पर मतलब कहा, वहां पर पहले मैं एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता था, फिर एसेट बेचने की एंट्री करता था, फिर एसेट बेचने के बाद एसेट के ऊपर प्रॉफिट लॉस की एंट्री करता था। अब मेरा सीक्वेंस समझ। अब मैं एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन करूंगा, मतलब जो 1 2 3 था उसमें फर्स्ट के बाद एक नया स्टेप आ गया। पहला स्टेप कॉमन है अभी भी, मैं पहले एसेट के ऊपर क्या करूंगा, डिप्रिसिएशन की एंट्री करूंगा। अब दूसरी एंट्री जो रहेगी वो पैसे मिलने की नहीं रहेगी, दूसरी एंट्री क्या रहेगी, मेरे को एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में से उस एसेट से रिलेटेड, उस एसेट मतलब कौन सा एसेट जो बेच रहा हूं या जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस एसेट से एसोसिएटेड जितना डिप्रिसिएशन है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट को। इस सेकेंड एंट्री को मैं पता है क्या कहता हूं, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा।
क्या बोल रहा, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। क्या आज तक नहीं हुआ, आज तक हमारा असेट अकाउंट अनछुआ था, असेट अकाउंट अनटच था, उसमें आज तक डिप्रीसिएशन को हमने क्रेडिट नहीं किया था, आज तक डिप्रीसिएशन वाज नॉट चार्ज्ड टू असेट। आई रिपीट, टिल डेट असेट को डेप्रीसिएशन क्रेडिट नहीं हुआ था, टिल डेट डेप्रीसिएशन वाज नॉट चार्ज्ड टू असेट। बट एक चीज समझ के चल बेटा, जिंदगी में डेप्रीसिएशन असेट को चार्ज होगा ही। वो वाले मेथड में तो डेप्रीसिएशन को असेट को कब चार्ज करता था, एवरी ईयर जितना भी डेप्रीसिएशन था असेट को चार्ज कर लेता था, असेट में से कैंसिल कर देता था। इस मेथड में तो असेट को डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करता, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि असेट को डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा, असेट अकाउंट को डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, पर इस मेथड में लेट होगा। लेट मतलब उस असेट के आखिरी दिन पे होगा, आखिरी दिन मतलब जिस दिन असेट सेल या डिस्ट्रॉय होगा तब। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मुझे इस क्रेडिट साइड में समझना है मेरा ये अमाउंट में उस असेट रिलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है। अब इसके लिए देखो वर्किंग नोट काम आएगा। वर्किंग नोट में देख, जो 2 लाख वाला असेट है उससे पहले साल मैंने 20,000 डेप्रीसिएशन चार्ज किया, दूसरे साल वापस 20,000 किया, और तीसरे साल का जो 6 महीना था उसका मैंने 10,000 चार्ज किया। समझ में आ रहा है, मतलब टोटल जो क्रेडिट हुआ जैसे 77,500 प्लस 10,000। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये 77,500 1 जैन की वैल्यू थी, अब बढ़कर 1 जुलाई पे आ जा। एज ऑन 1 जुलाई मेरे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्रेडिट 87,500 है, 77 प्लस 10,000 87,500। इस 87,500 में मेरा जो असेट है, आई रिपीट, इस 87,500 में मेरा जो असेट है उससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन कितना, 50,000, दैट इज इसके ऊपर 40,000 और ये पूरा का पूरा 10,000। मैं यहाँ पर कौन सी एंट्री पास करूंगा, पहले मैं लेजर में दिखा रहा हूँ फिर जनरल एंट्री आऊंगा। मैं यहाँ पर 1 जुलाई 2016 को डेबिट में लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, कितना बोला बेटा, 50,000, और यहाँ पर 1 जुलाई 2016 को यहाँ पर लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 50,000। यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखता हूं मैं, यहाँ पर 50,000। दिस वॉज माई एंट्री नंबर 2। ये एंट्री नंबर 2 क्या कह रही है, ये कह रही है, इसके पीछे 2-3 लॉजिक्स है। पहली बात ये कह रही है, जितना भी तेरे डेप्रीसिएशन, क्यों कर रहा हूं, जितना भी डेप्रीसिएशन क्यों कैलकुलेट किया, मुझे असेट अगर सेल कर रहा है तो उसको नामो निशान हटाना है, तो असेट भी कैंसिल होना चाहिए और असेट से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी कैंसिल होना चाहिए। तो जितना भी असेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो मैं डेबिट करके उसको कैंसिल करके एसेट को क्रेडिट करूंगा, तो असेट में से भी कैंसिल होगा उतना डेप्रीसिएशन। अब इससे क्या हो गया, अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का अगर मैं 2 मिनट के लिए चेक करूं तो क्रेडिट में टोटल 87,500 माइनस क्या 50,000, बचा की तरह 37,500। बेटा प्रोविजन अकाउंट में जो 37,500 का बैलेंस बचा हुआ है ये ओनली कौन से दिन की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो भी डिस्कशन कर सारा 1 जुलाई का, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को जो 37,500 है, इट इज ओनली रिलेटेड टू द रिमेनिंग असेट, द असेट विच इज सोल्ड, उसके ऊपर का डेप्रीसिएशन कैंसिल हो चुका है। अब ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हो अभी तक के लिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 जुलाई तक जो आपका बचा हुआ असेट था पहले मशीनरी का जो 1.5 लाख है उस पर आपने कितना चार्ज किया था, 15,000 30,000, एंड जो 1 लाख वाला असेट था उस पर 7,500, देखो एग्जैक्ट 37,500 आता है जो इस डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में अब जो बैलेंस दिखेगा वो सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिखेगा, रिमेनिंग असेट का जो सोल्ड नहीं, अनसोल्ड असेट मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए बचे हुए एसेट्स का। ये क्लियर है, तो ये एंट्री पास करके मैंने प्रोविजन को कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया उस असेट रिलेटेड जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है बैलेंस था वो, और उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। समझ में? दूसरा लॉजिक मैंने आपको इस एंट्री के पीछे बताया, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। आज तक आपने डेप्रीसिएशन को असेट को चार्ज नहीं किया था, आज आपने फाइनली डेप्रीसिएशन को किसको चार्ज किया हुआ है, असेट को चार्ज किया हुआ है। आज फाइनली आपने डेप्रीसिएशन को असेट अकाउंट को क्रेडिट करके कैंसिल किया हुआ है। समझ में आया? तो नॉर्मल जो मेथड थी उसमें हर साल का डेप्रीसिएशन उस असेट के अगेंस्ट माइनस हो जाता था, बट इस मेथड में माइनस होता है बट कब, एंड में जब असेट स्क्रैप होता है, डिस्ट्रॉय होता है या सेल होता है तब पूरा डेप्रीसिएशन जाता है। तो अब एंट्रीज पे आते हैं। तो पहली एंट्री वहां पर अपन क्या करते थे, डेप्रीसिएशन की, दूसरी एंट्री पैसे मिलने की, तीसरी एंट्री लॉस की। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या चेंज हुआ, पहली एंट्री कौन सी पास की मैंने, डेप्रीसिएशन की, जो हल्की सी अलग है, आपको पता है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आता है। दूसरी एंट्री में कौन सी पास करूंगा, ट्रांसफर एंट्री। तो मुझे जर्नल एंट्री बताएगा ट्रांसफर जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो हर बार क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होगा, और टू क्रेडिट किसे करेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने रुपीस से, 50,000, दैट इज टिल डेट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। समझ पा रहे हैं? अब मेरी बात समझ बेटा, अब मेरी बात समझ, ये एंट्री है ना, ये
ये एंट्री बॉस इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एंट्री अब तुझे, ये एंट्री पास करके अब तू चार्ज टू एसेट वाली पोजीशन पे आ गया। ये एंट्री पास करने के बाद जो चार्ज टू एसेट और प्रोविजन मेथड में जो फर्क था वो दूरियां, वो फर्क मिट गई बेटा। अब तू सेम पोजीशन पे आ गया। मैं सिर्फ कौन से एसेट की बात कर रहा हूं जो एसेट सोल्ड हो रहा है। क्या तुझे इस 4.5 लाख में 2 लाख रुपए दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है बोल यहां पर? थोड़ा चल बोलो मोर खाएगा। क्या दिख रहा है यहां पर? 2 लाख दिख रहा है। 2 लाख 2 लाख। अरे अभी मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? मेरी चश्मा सिर्फ किसको देख रही है फिलहाल? उसी एसेट को देख रही है जो सोल्ड हो चुका है। इसमें जो एसेट सोल्ड हो चुका है उसकी वैल्यू बता कितनी? 2 लाख रुपए दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है कि 2 लाख रुपए? हाँ दिखा ना। कोई 4.5 लाख बोले मारने को उसको पकड़ लो। कितना दिख रहा है? 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख है और यहाँ पर क्रेडिट में उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना माइनस कर चुका है? 50। उस एसेट की वैल्यू कितने पे आ गई? 1,50,000। अगर तेरे को याद होगा वहां पर भी वैसे होता था। उस मेथड में यहाँ पर वो एसेट 1,60,000 पे दिखता था 1 जैन को, और 1 जुलाई को यहाँ पे तो 10,000 डेप्रिसिएशन करता था जिससे वो एसेट 150 पे आता था। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो एसेट सोल्ड या डिस्ट्रॉयड हो रहा है आज की डेट पे, उस एसेट के केस में जो अकाउंटिंग पोजीशन है, लैंग्वेज समझ मेरी बेटा, उस केस में जो अकाउंटिंग पोजीशन है, पोजीशन वो चार्ज टू एसेट मेथड में जो जिस पोजीशन पे तू पहुंचता था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में भी तू उसी पोजीशन पे आ गया। आफ्टर पासिंग दिस एंट्री तो जो 2 अलग अलग रास्ते निकले थे वो आज आके जुड़ गए हैं। आज दोनों का जंक्शन हो रहा है। अब दोनों सेम, अब इसके आगे का अकाउंटिंग दोनों का सेम पैटर्न से होता है। सेम, अब बस आगे की एंट्री डिट्टो सेम है। आगे पता तो कौन सी एंट्री पास करेगा 1 जुलाई को? बोलना कौन सी एंट्री पास करेगा? पैसे मिलने की, पैसे मिलने की एंट्री क्या थी तेरी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। समझता है क्या? कितना मिला था? 1,10,000। तो क्या करता था? मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिखता था? बाय बैंक अमाउंट कितनी लिखता था? 1,10,000। और फिर अगली एंट्री कौन सी आती थी तेरी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना आता था लॉस बेटा? बोल कितना लॉस आता था? पूरे 40,000। तो वापस यहाँ पे क्रेडिट में जाता था बाय लॉस बाय फायर 40,000। अब तो देखिएगा तेरे क्रेडिट में तूने जो अभी एंट्रीज की 50,000, 1,50,000, 40,000, क्रेडिट कितना हुआ? 2 लाख। डेबिट में कितना? 2 लाख। अब फाइनली एंट्री करने के बाद नामो हट गया। बराबर, तो निशान तो यहाँ पे हटा चुका था उसके पीछे के, अब नामो निशान हट चुके पूरी एंट्री करने का। अब ना प्रोविजन अकाउंट में उस एसेट से रिलेटेड प्रोविजन बचा है, ना एसेट अकाउंट में उस एसेट से रिलेटेड कॉस्ट बचा है। एसेट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, कैंसिल। एम आई वेरी क्लियर? पक्का ये लॉजिक समझा? इन शॉर्ट, जब आप एसेट सेल करोगे प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जिस दिन आप एसेट सेल करते हो तो आपको एसेट की पूरी जन्म कुंडली निकालनी पड़ती है। सेल के डेट पे जिस दिन खरीदा था उस दिन से लेकर अभी तक का जितना भी प्रोविजन है डिप्रिसिएशन का, वो पूरा टोटल निकालना पड़ता है। और वो पूरा का पूरा प्रोविजन एक ही बार में क्या करना पड़ता है? प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करके कैंसिल और एसेट को क्रेडिट करके कैंसिल। क्लियर? अब आम जिंदगी, अब आगे का सब रेगुलर हो गया। अब 1 जुलाई को तूने वापस क्या कर लिया? अगला एसेट खरीद लिया। 1 जुलाई को एंट्री क्या गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का एसेट खरीदा बोले तो? 3 लाख। तो वापस यहाँ पर 1 जुलाई 2016 क्या आया डेबिट में? टू बैंक। वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। पक्का क्या? और फिर 31 दिसंबर 2016 को रेगुलर एंट्री वापस डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? अब डिप्रिसिएशन कितना था? फ्रैंकली गुड एसएलएम मेथड टोटली कैलकुलेट कर सकते थे। बोल लगता इस 4.5 लाख में से 2 लाख चला गया तो कितना बचा? 2.5 लाख। 2.5 लाख में कितना आया? 25,000। बराबर, 25,000 और 3 लाख के ऊपर 6 महीने के लिए कितना आ गया? 15,000। 25 प्लस 15 देखो 40,000 आया। अरे तो 40,000 आप लोगों का क्या आ गया? डिप्रिसिएशन। जाने दो, वर्किंग नोट में लिखा है तो तुमको पता है कहाँ से आ गया, राइट? अब वापस तो सेकंड इफेक्ट डिप्रिसिएशन के डेबिट में जाएगा, राइट? और इधर एक इफेक्ट आएगा 31 दिसंबर 2016 बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अकाउंट सेम बनेगा जैसे पहले बना था, सिर्फ डेबिट में जहां टू मशीनरी था वहां पे नाम क्या आ जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डेबिट, बाकी सेम
उसको भी तो ट्रांसफर करेगा P&L को, याद है? तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी अपनी, सॉरी अमाउंट कितनी आ जाएगी अपनी यहाँ पर 40,40,000। डन। फिर आखिरी ट्रांसफर एंट्री, भूलियो मत, स्पेशल, यहाँ पर भी वही लॉजिक बोला, बाकी का पूरा सेम, पूरा वही लॉजिक। क्या करेगा तू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट किसको करेगा, बोल जल्दी जल्दी, क्रेडिट किसको करेगा, डेप्रिसिएशन। कितने से क्रेडिट करेगा डेप्रिसिएशन, 40,000 नहीं 50, 40 और 10 ऊपर था, याद आ रहा है? टू लॉस बाय फायर कितना, 90 ना रे ना कितना 40, तो P&L को टोटल डेबिट कितना जाएगा 90। तो तुझे जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया रहेगा उसको क्लोज कर देगा। इनमें तो कोई इफेक्ट आया नहीं, अब इनको क्लोज करते हैं और बैलेंसिंग खेलते हैं, खेले चले। तो आपको पता है ईयर एंड होगा आपका 31 दिसंबर 2016। यहाँ पे क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आपको पता है डेबिट की टोटल कितनी आई, 7,50,000। 7,50,000 में क्रेडिट की जो टोटल लिखी है कितनी थी, 2 लाख, तो 2 लाख चला गया। कैलकुलेटर का यूज करता है, खुद ही दिमाग लगाना, कितना हो गया 5,50,000, बरोबर है? कॉस्ट है ना हमेशा, 5,50,000 कैसे आएगी, पहली मशीनरी का 1.5 लाख रुपया बचा है, दूसरी मशीनरी 1 लाख की और तीसरी मशीनरी 3 लाख की, तो 1,50,000, 1 लाख एंड 3 लाख, 5,50,000 आ गया। अगले साल आ गया तेरा 1 जनवरी 2017, क्या लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू कितनी आ गई तेरी 5,50,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को जब तू क्लोज करेगा ना मुन्ना, समझ जा, 77 प्लस 87 प्लस 40, बोलना जल्दी, 87 प्लस 40 तो कितना आ जाता है 1,27,500। सच्ची इसमें से तो कितना माइनस कर चुका है 50,000, तो वापस कितना आ गया, अरे व्हाट अ स्वीट कोइंसिडेंस, वापस कितना आ गया 77,500। 31 दिसंबर 2016 को यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ गया 77,500। पर देखो समझता है, वो ओपनिंग वाला 77,500 और ये 77,500 में फर्क है, उसमें अलग असेट्स का डिप्रिसिएशन था, इसमें अलग का था। अब क्रेडिट में तो इसको क्या बैलेंस दिखा देगा, 1 जनवरी 17 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया 77,500। क्या सबसे इंपॉर्टेंट वाला डी वाला बात सबको समझा, बढ़ू में आगे, श्योर, नक्की, एकदम क्लियर है, टेक्निकली समझा है सबको, पक्का वाला, फाइन। आप लोगों को इतना अपडेट करना है, इसको पॉज करके क्विकली पहले अपडेट कर लें अपने बुक में। फाइन, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया रहेगा अपने साइड से। अब 2-3 चीजें आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। अभी मैंने आपको घर पे एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था, आपके सामने से मुंह पे चैलेंज फेंका था, मैं आपको और 1 दिन दे रहा हूँ उस चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपने उसमें ये जो मैंने अभी समझा है इसका लॉजिक था थोड़ा सा। अब वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप उसको वर्किंग नोट वाइज भी बना सकते हो, अकाउंट वाइज भी बना सकते हो, आपको जो पसंद है आप उस तरीके से वो सम सॉल्व कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। वो सम सॉल्व करने के लिए आप वर्किंग नोट बनाओ, अकाउंट बनाओ, चॉइस आपका है। मैंने आज ये जो कॉन्सेप्ट समझाया दैट इज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड के अंदर असेट सेल का लॉजिक, ये सबको समझाया, यही वहां पे अप्लाई होने वाला है। तो जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है वो आप लोगों को एक बार वापस घर पे ट्राई करना, इट वाज गिवन एज अ चैलेंज। आप एक बार वापस देखेंगे आप वो सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। अब आपको क्या करना है समझे 2 मिनट मेरे साथ आ जाए, आपका पीछे का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2। आगे सब लोग पक्का, वो होमवर्क है आपका, मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, समझे किस तरीके से सॉल्व होगा। आप देख सकते हो वहां पे आपको क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ऐसा लोग, मेसर्स प्रभा फार्मास्यूटिकल हैज इंपोर्टेड अ मशीन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने एसेट खरीदा बट एसेट इंडिया से नहीं खरीदा, बाहर से इंपोर्ट किया बेटा ऑन 1 जुलाई 2014 फॉर £8,000। अब देखो बड़े बड़े काम है, अरे भाई अपन छोटे काम थोड़ी करते हैं, अपना बिजनेस बड़ा है, अपन अभी मशीनरी लगेज क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर इंपोर्ट, और पाउंड भरा, पाउंड डॉलर वालर नहीं उससे भी महंगा पाउंड, 8,000 पाउंड में हमने एसेट खरीदा, फिर कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट ₹80,000, कस्टम ड्यूटी और फ्रेट किधर पे किया, इंडिया में,
लाके इधर इंपोर्ट करके इधर तक आया, इंपोर्ट करके लाने का खर्चा 8,000 था। फिर इंडिया में कस्टम ड्यूटी और अपन ने उसके ऊपर इरेक्शन चार्जेस वगैरह भी कुछ 80-60,000 रुपये का ऊपर और खर्चा किया। अनदर लोकल मशीनरी वॉज परचेस्ड, मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2015। तो आपने 1 जुलाई 2014 को ये खरीदा, जनवरी 15 को और एक एसेट खरीदा, बट इंडिया से ही खरीदा होगा, हाउस पूरी हो गई इंपोर्ट करने की। ऑन 1 जुलाई 16 पोर्शन ऑफ द इंपोर्टेड मशीनरी, मतलब पार्ट ऑफ द मशीनरी कौन सी जो इंपोर्टेड थी, वैल्यू उसकी 1/3 थी, 1/3 गॉट आउट ऑफ द ऑर्डर एंड वाज सोल्ड फॉर 1,34,800। थोड़ी पुरानी होगी इसलिए आपने 1/3 मशीनरी बेच दी। 1/3 कितने में बेच दी? 1,34,800। अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड टू रिप्लेस द सेम फॉर ₹50,000। आप समझो, मैंने अभी जैसा समझा वैसे सिमिलर, एक खरीदा वापस दूसरा खरीदा, फिर पहले का थोड़ा पार्ट बेचा, वैल्यू नहीं बोलिया, पोर्शन वाइज बोलिया, 1/3 बेच दिया, राइट। तो आपको अभी जैसा हमने वर्किंग नोट इस सम के लिए बनाया था, सेम वर्किंग नोट बनाया, सेम पैटर्न का सम है, और फिर वो जो 1/3 बेच दिया उसका, तो उसकी जगह पे और एक नया खरीदा, डिट्टो सेम पोजीशन का समय, सिर्फ इतू सा डिफरेंस है, सेम समय सिर्फ इतू सा डिफरेंस है। आपको पहला से खरीद तक वैल्यू पाउंड में दी हुई है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं, सिंपल समय। बच्चे को पाउंड देके हाँ कुछ नया है, डर जाते हैं, स्पेशली पेपर में सम आता है तो हमारी और फट जाती है, बोलते हैं बहुत खराब समय आया हुआ है। ऐसा नहीं है, बेसिक समय गड़बड़ ना करो। आपको आगे क्या बोला हुआ वो पढ़े, बराबर। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 20% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट बोलते हैं मतलब एसएलएम मेथड है, ये अंडरलाइन करके रखना। शो द मशीनरी फॉर 2014, 15, 16। 14, 15, 16 बोलते हैं, आपको समझना कैलेंडर ईयर है, बराबर। एक्सचेंज रेट इज 80 पर पाउंड। इसको 2 मिनट रहने दे, इसके ऊपर में बात करूंगा, पहले बस सम का जिस्ट लेते हैं। कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, समझा। तो सबसे पहले क्या सिनेरियो है, 1 जुलाई 2014 में पहले तूने एसेट खरीदा, फिर आगे तेरे को बोला है इंपोर्ट करके 1 जुलाई 15 को दिखा क्या, लोकल मशीनरी और 1 जनवरी 15 को, तो 2014 में पहला मशीनरी खरीदा, 1 जनवरी 15 मतलब 2015 में दूसरा लोकल मशीनरी खरीदा, और 1 जुलाई 16 को समवॉट जो हमने समझा किया वैसे 1 जुलाई 16 को 1/3 पोर्शन बेचा और उसके बाद नया खरीदा। तो देखो इसमें क्वेश्चन में 3 साल पूछा, 2014, 15, 16 डिट्टो कैटेगरी का समय। यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ बोला क्योंकि तेरे को आपने बोला शो द मशीनरी अकाउंट। अगर प्रोविजन मेथड होता है किसी भी सम में तो क्वेश्चन में क्लियर कट बोलते हैं रिकॉर्ड या प्रिपेयर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा क्लियर कट बोलेंगे, या फिर आपको बोला जाएगा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपको समझना है प्रोविजन मेथड। तो जबरदस्ती प्रोविजन मेथड हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं करनी। अब इस सम का कैसे सॉल्विंग होगा, तो पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। डन। यहाँ पे बाजू में डिस्कशन करने के लिए थोड़ा वर्किंग बना रहा हूँ, यहाँ पे है मेरे साथ, ध्यान दें। डन। चलो, तो वर्किंग कैसे बनेगा आपके इसका, आप ही समझो। आपने एसेट जो कॉस्ट थी, एसेट की कॉस्ट इन पाउंड्स अगर मैं बोलूं, बराबर, फाइन, पाउंड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इन पाउंड्स बोलूं तो आप बोलोगे पाउंड्स में कितने पाउंड्स का खरीदा था एसेट, if I'm not wrong, it was somewhere 8,000 था, राइट, 8,000 पाउंड्स खरीदा था। अब मैं क्या करूंगा इसको, सिंपल कॉस्ट इन क्या करूंगा, रुपीस। तो रुपीस का कॉस्ट कैसे हो जाएगा, आप ही समझे, राइट। रुपीस का कॉस्ट कैसे हो जाएगा, तो आपको समझना है, अगर 1 पाउंड, नीचे देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, आपको एक्सचेंज रेट कैसे दिया हुआ है, बेटा मल्टीप्लाई करने की डिवाइड करने की सोचना पड़ेगा। ए भाई मेरे, मल्टीप्लाई डिवाइड सोचना पड़ेगा, संभाल कर। क्वेश्चन में क्या डेटा देखो, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन। एक्सचेंज रेट इज ₹80 पर पाउंड, मतलब 1 पाउंड कितने रुपीस का है, 80, तो 8,000 पाउंड्स कितना, गड़बड़ ना करना, बराबर। तो समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 8,080 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, तो 8,080 से मल्टीप्लाई हुआ तो तेरे रुपीस में वैल्यू कितनी आ गई, 6,40,000। ये क्लियर है। इसमें तो आगे वो दोनों खर्चे ऐड करेगा, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन। मेरे हिसाब से 80,000 एंड 60,000 था, तो तेरा यहाँ पर एक खर्चा आ गया 80,000, एक खर्चा आ गया 60,000, तो तेरा असेट कितने का हो गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 7,80,000 रुपीज होता है, बराबर। 60 का बराबर, तो 80,000 है 60,000, तो तेरा कितना हो गया 7,80,000।
अब इसको तेरे को बोला इसका तूने कल जाके 1/3 पे ये किया हुआ है, बेचा है, याद आ रहा है? मतलब 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2,60,000। तो तू जब वर्किंग नोट बनाएगा तो इसका दो पार्ट बनाएगा, जो सोल्ड वाला पोर्शन रहेगा, सोल्ड और अनसोल्ड दो पार्ट बनाएगा जैसे हमने बनाया। तो सोल्ड कितना हो गया तेरा? 2,60,000 और अनसोल्ड कितना हो जाएगा तेरा? 5,20,000 क्या हो जाएगा अनसोल्ड। इस हिसाब से तू डिटो सम है, प्रोविजन मेथड नहीं, नॉर्मल सम करना है, सिर्फ अकाउंट बनाना है। तो सॉल्यूशन में वर्किंग नोट बनाएगा ना, अकाउंट बनाएगा और कुछ नहीं बनाना। इधर तक क्लियर? पक्का? श्योर? तो एज ऑफ नाउ अपनी पोजीशन क्या हो जाती है? अब समझ के चलिए 2 मिनट के। एज ऑफ नाउ अपनी पोजीशन ऐसी कि इलस्ट्रेशन क्या हो चुका है अपना 1 और 6 जो मैं पहले करा चुका हूं, और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम में तेरे 1 से लेकर मेरे को टेक्निकली 7 तक कंप्लीट चाहिए। डन? पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजर क्वेश्चन है, आपको कल के कल कंप्लीट आज कंप्लीट करेंगे, पर वापस ट्राई करेंगे। जिन्होंने ट्राई किया था आपको लगा था आपका सही आया तो भी देखिए बराबर आया है कि नहीं, गलत आया था वापस आप लोग ट्राई करेंगे। मैं अनसॉल्व्ड सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम शिफ्ट करेंगे आगे। अब यहाँ इसी के साथ हमारा एक कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज SLMWDV का डिटेल डिस्कशन कंप्लीट हो गया, और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग में चार्ज टू असेट मेथड और प्रोविजन मेथड का पार्ट डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग, मैंने आपको कहा था हम आगे वाली हेडिंग्स पढ़ेंगे, मतलब जो मैंने आपको पॉइंटर्स लिखाए थे, दैट इज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, राइट, चेंज इन एस्टिमेट्स और रीवैल्यूएशन। ये 3 जो थ्योरेटिकल हेडिंग है वो कंप्लीट करेंगे। फिर मैं सेकंड हेडिंग दीजिए जो थी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, उसमें बचे हुए 4 मेथड्स को एक्सप्लेन करने के लिए एंड में आऊंगा। क्या ये सबको क्लियर है? इधर तक बढ़ूँ मैं आगे? शॉर्ट एंड स्वीट डन है। चलो, हैव अ नाइस टाइम। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। बाय बाय, टेक केयर।